हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सब ने आज तक मुझे सपोर्ट किया। आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अपना प्यार और सपोर्ट आगे भी ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम टुगेदर फॉरएवर का पार्ट 3 शुरू करते हैं। वांगजी जब पॉन्ड में बात ले रहा था तब वेइंग उसे ऐसे देख लेता है। वेइंग के सामने वांगजी की नेकेड बॉडी थी। तभी अचानक से एक खरगोश का बच्चा वेइंग के पैर के पास आ गया, जिसकी वजह से वेइंग की हल्की सी चीख निकल गई, जिसे वांगजी सुन लेता है। वांगजी जल्दी से अपने कपड़ों को पहनता है और अपनी तलवार लेकर उस डायरेक्शन में बढ़ता है। वेइंग हड़बड़ी में वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि अगर जी उसे वहाँ देख लेता तो न जाने उसका क्या होता। पर उसका रेड रिबन वहीं पर छूट गया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। इधर वांगजी जब उस जगह पर पहुंचा तो उसे वो खरगोश का बच्चा दिखा। वो उसको अपने हाथ में उठा लेता है। वांगजी को खरगोश बचपन से ही बहुत पसंद थे। वांगजी सोचता है यहाँ ज़रूर कोई ना कोई था, और तभी उसकी नज़र रेड रिबन पर पड़ती है। उसने उस खरगोश को ज़मीन पर नीचे रखा और उस रिबन को हाथ में उठा लिया। वांगजी बहुत ध्यान से उस रिबन की ओर देख रहा था और वो रिबन उसे कुछ जाना पहचाना लगता है। उसके दिमाग में सबसे पहले जिस पर्सन का ख्याल आया था वो कोई और नहीं, वेवोशियन था। लेकिन वो सोचता है कि वेवोशियन आखिर यहाँ पर कर क्या रहा था। इधर वेंग तेज़ कदमों के साथ जहाँ जियांग कैनली और जियांग चा ठहरे हुए थे क्लाउड रिसेस में, उधर की ओर जा रहा था। तभी वो अचानक से रुक जाता है और अपने हेयर्स पर हाथ फेरता है। वेंग कहता है, मेरा रिबन। तभी उसे याद आता है कि अरे वो तो पॉन्ड के पास ही छूट गया था। वेंग हंसता है और कहता है, अरे वांगजी को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। और भी तो लोग हो सकते हैं ना जो इस तरह का रिबन पहनते होंगे। पर अगर किसी ने मेरे हेयर्स खुले देख लिए तब मैं क्या कहूँगा। और अगर वांगजी ने देख लिए तब तो मुझे पक्का समझ जाएगा कि मैं ही था वहाँ पर। ये सोचकर वेंग अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। इधर वांगजी काफ़ी दूर तक ढूंढता है पर उसे कोई नहीं मिलता। वो उस रिबन को अपनी स्लीव्स के अंदर छुपा के रख लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अंकल या उसके बड़े भाई कोई भी सवाल जवाब करें। वेंग जल्दी से जियांग कैनली के पास पहुंचा और कहता है, शिजे, आपने मेरे लिए अपने हाथ से जो रेड रिबन बनाया था, क्या वो अभी आपके पास है? जियांग कैनली कहती, आशियान, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा रेड रिबन गया कहाँ। वेंग जानता था कि जियांग कैनली उसके झूठ को पकड़ लेगी, तो उसने कहा कि लौटते समय वो रास्ते में ही कहीं गिर गया था। जियांग कैनली को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो रिबन जो वेवोशियन हमेशा पहनता था वो उसकी मॉम सेंग से सेरेन ने अपने हाथ से बनाया हुआ था। वो रिबन वेंग के लिए बहुत स्पेशल था, तो कैसे वेवोशियन इतनी आसानी से उस रिबन को छोड़ सकता था। पर जियांग कैनली ने आके कुछ नहीं कहा। जियांग कैनली बोली, आशियान, हाँ वो रिबन है तो। पर वेंग बोला, शिजे, प्लीज़ मुझे वो रिबन दे दीजिए। जियांग कैनली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बात क्या है जो वेंग इतना डेस्परेट है। उसने कहा, आशियान यहीं रुको, मैं रिबन लेकर अभी आती हूँ। जियांग चा अभी सो रहा था, वरना वेंग की तो क्लास ही लग जाती। कुछ देर बाद जियांग कैनली वो रिबन निकाल कर लाई और बोली, आशियान, ये रिबन मैंने तुम्हारे बर्थडे पर, जो कि 2 दिन बाद है आने वाला है, उस दिन के लिए बनाया था, पर शायद आज ही ये तुम्हारे पास आना था। वेंग उस रिबन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जियांग कैनली ने उस पर वेंग का नाम का अक्षर को धागे से बुना हुआ था। वेंग कहता है, शिजे, ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। नहाने की वजह से वांगजी के हेयर्स अभी भी गीले थे, इसलिए उसके बाल थोड़े उलझे हुए थे। अपने जिंगशी में पहुंचने के बाद उसने वो रिबन अपनी स्लीव से बाहर निकाला और कहा, वेवोशियन, मुझे यकीन है कि वहाँ तुम ही थे और तुम ये सच मुझे खुद ही बताओगे। तभी वांगजी के उस चोट की जगह पर पेन होने लगता है। वांगजी अपने सीने पर हाथ रख लेता है और दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है। वांगजी को ये तो पता था कि उसके सीने पर चोट लगी है, पर क्यों लगी है ये उसको याद ही नहीं था और नहीं समझ में आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसका पेन कुछ कम हुआ तो उसने अपने कपड़े ठीक किए और हेडबैंड ठीक करके मीटिंग हॉल के लिए निकल गया, क्योंकि आज लांग शिरेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले थे।
वेंग भी अपने शिजे और जियांगजा के साथ वहां पहुंच चुका था। निवे सांग ने जैसे ही वेंग को देखा तो वो तुरंत उसके पास गया और बोला, सॉरी वे वुशियन, कल मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाया। वो तभी वेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, निवे सांग, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि ये तो मेरी भी थी ना। वांग जी थोड़ी दूर पर ही खड़ा ये सब देख रहा था। न जाने क्यों उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। पर कहते हैं ना, कभी कभी हमें अपने दिल में जो फीलिंग्स या एहसास चल रहे होते हैं वो खुद ही समझ में नहीं आते हैं। लाशिरेन भी अभी पहुंचे नहीं थे। तभी वेंग की नज़रें वांग जी की नज़रों से मिली तो वह अचानक से चुप हो गया। निवे सांग के देखकर चौंक गया और बोला, वे वुशियन, तुम चुप क्यों हो गए? अभी तो हम लोग इतना अच्छे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे। वेंग ने धीरे से निवे सांग से कहा कि लान वांग जी उन्हीं की ओर देख रहा है। ये सुनते हुए निवे सांग भी, जो पहले ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, वो भी चुप हो गया। तभी वांग जी ने इशारे से वेंग को अपने साथ चलने के लिए कहा। वेंग समझ गया था कि अब तो वो गया, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। वो वांग जी के साथ धीरे से बिना कोई शोर किए वहाँ से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर वांग जी वेंग की ओर मुड़ा और बोला, वेंग, क्या आज तुम सुबह के टाइम? वेंग समझ गया था कि वांग जी क्या कहने वाला है। उसने कहा, अरे आज तो मैं सुबह इतनी देर से उठा था कि शिजे को मुझ पर पानी फेंकना पड़ा। मतलब कि उन्होंने मुझ पर बाल्टी भर पानी डालकर उठाया, क्योंकि नींद में तो मेरे सिर पर कोई डांस भी करे ना तब भी मेरी नींद नहीं खुलती है। ये कहकर वेंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वांग जी को वेंग का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये देखते ही वो वेंग का हाथ पकड़ता है और वहीं पर एक बहुत बड़ा सा एक पेड़ था, उसके पीछे जाकर छुप जाता है। वांग जी मुड़ कर देख रहा था कि जो लोग थे वो चले गए हैं कि नहीं। तभी उसे अपने गालों के पास गर्म सांसों का एहसास हुआ। जब वांग जी ने नज़रें घुमाई तो उसने देखा कि वेंग का चेहरा उसके कंधे के पास ही था। वेंग धीरे से बोला, वांग जी प्लीज़ कुछ देर मुझे यूं ही खड़े रहने दो। वांग जी वेंग को पीछे पुश करने की कोशिश कर रहा था, पर वेंग ने उसे उसकी कमर से टाइटली पकड़ लिया। वेंग एक ओमेगा था, उसके लिए खुद को वांग जी से दूर रखना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वांग जी से जो भीनी भीनी सी खुशबू यानी कि फेरोमोन्स आ रहे थे, उसकी वजह से वेंग की बॉडी हॉट हो रही थी। वांग जी एक अल्फ़ा था और अल्फ़ा और ओमेगा कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। उसने कहा, वांग जी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी बाहों में भर सकते हो? वांग जी ने कहा, वेंग दूर हटो मुझसे, ये सब क्या है? पर वेंग पर तो एक नशा सा सवार हो गया था, उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रह गया था। वेंग ने अपना सर ऊपर की ओर उठाया और वांग जी के लिप्स पर धीरे से किस करने लगा। वांग जी चौंक गया। दिन का टाइम था, अगर कोई उन्हें ऐसे देख लेगा तो वांग जी अपने अंकल और भाई को क्या जवाब देता। तभी वेंग ने वांग जी का हाथ अपने सीने पर रखवाया और उसे डीपली किस करने लगा। वांग जी को वेंग के दिल की धड़कन महसूस हो रही थी। इधर मीटिंग हॉल में अनाउंसमेंट करी गई कि आज क्लास कैंसिल हो चुकी है। जियांगजा बोला, शिजे, ये वेंग कहाँ चला गया है? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर था। लगता है फिर कोई परेशानी खड़ी करने वाला है हमारे लिए। जी बोली, नहीं आचंग, ऐसा नहीं है, आशियाना वैसा कोई काम नहीं करेगा। पर वो चला कहाँ गया और कुछ बोला भी नहीं हमसे। वेंग वांग जी को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी वांग जी ने वेंग को पुश किया और कहा, वेंग, ये क्या बदतमीज़ी है? तुम मेरे इतना नज़दीक क्यों हो? मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया था ना, मेरे नज़दीक मत आना। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। मैं चाहूँ ना तो तुम्हें इस हरकत के लिए यहाँ से बाहर भी निकलवा सकता हूँ। वेंग की बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो गई थी, इसलिए नहीं कि वो बुखार में था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हीट में चल रहा था। तभी वांग जी ने देखा कि वेंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ये देखकर चौंक गया। तभी न जाने वेंग को क्या हुआ, उसने वांग जी को फिर एक बार गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, वांग जी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं एक ओमेगा हूँ और तुमसे खुद को दूर रख पाना मेरे लिए ऑलरेडी काफ़ी मुश्किल है। ऊपर से तुम बार बार मेरे नज़दीक आकर क्यों मुझे? वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे नज़दीक आ रहा हूँ या तुम मेरे नज़दीक आ रहे हो? दवाइयों की वजह से वांग जी को एक ओमेगा के टच का एहसास भले ही ना हो रहा हो, पर उसकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे थे उसका एहसास उसे अच्छी तरह से था। वांग जी का सीना बिल्कुल टाइट हो चुका था और साथ ही उसका वो लोअर बॉडी पार्ट भी। उसे ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वेंग बोला, वांग जी, तुम एक अल्फ़ा हो ना, तो तुम कैसे खुद को रोक पा रहे हो?
उसने रोते रोते धीरे से कहा, वांग जी प्लीज़ मुझे अपनी बाहों में थाम लो, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो। मैं इस समय खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। वांग जी जानता था कि अगर वो दोनों थोड़ी देर और वहाँ पर खड़े रहे तो कोई ना कोई उन्हें ज़रूर देख लेगा। तभी उसने वेंग का हाथ पकड़ा और उसे जिंगशी की ओर ले जाने लगा। एक सीक्रेट रास्ता था जिसके बारे में सिर्फ वांग जी को ही पता था। उससे वो बिना किसी की नज़रों में आए सीधा जिंगशी पहुंच गया। जिंगशी एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी जहां पर बहुत शांति थी। वांग जी वहाँ पर अकेला रहता था, उसकी मर्ज़ी के बिना वहाँ कोई भी नहीं आ जा सकता था। पर वो आज खुद एक अजनबी को अपने साथ लेकर वहाँ आया था। मगर क्यों? बचपन से ही वांग जी बहुत शांत रहता था और अकेलेपन में जीता था। वांग जी को अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार था, पर कम एज में ही उसकी मॉम की डेथ हो गई और फिर डैड भी उसी सदमे में गुजर गए। वांग जी उस टाइम बहुत छोटा था, उसे समझ में नहीं आता था कि उसकी मॉम और डैड इतनी जल्दी उसे छोड़कर कैसे चले गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। न जाने कितनी देर तक वांग जी अपने मॉम एंड डैड के रूम के बाहर बैठा रहता था, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो वो डोर ओपन होगा और उसकी मॉम बाहर निकलकर वांग जी को गले से लगाएंगी। पर वो डोर कभी नहीं ओपन हुआ। वांग जी की वो उम्मीद टूटती चली गई। इस चीज़ का वांग जी के दिल पर बहुत बुरा असर हुआ था। अगर उसके बड़े भाई लां शीचेन वांग जी को न संभालते तो न जाने वांग जी का क्या हुआ होता। वांग जी ने जिंगशी के अंदर जाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तभी वेंग ने उसे दीवार के सहारे पुश कर दिया और उसके गले पर किस करने लगा। वांग जी ने कहा, वेंग मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लेकर आया हूँ कि तुम ये सब करो। तभी वेंग ने वांग जी के लिप्स पर हाथ रखा और कहा, लान वांग जी क्या मेरे फेरोमोन्स का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है? क्या तुम्हें कोई फीलिंग नहीं आ रही है? वांग जी ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और कहा, वे वुशियान मुझे एक बात बताना, क्या आज तुम क्लाउड रिसेस में सुबह पॉइंट के पास थे? ये सुनते ही वेंग बिल्कुल चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, वांग जी सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें नेकेड देखने का बिल्कुल भी नहीं था और ना ही तो मैं वहाँ रुकना चाहता था। मैं तो सिर्फ क्लाउड रिसेस में घूमने के पर्पज़ से ही निकला था, पर ना जाने क्यों मैं तुम पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाया। तुम्हारी बॉडी इतनी खूबसूरत है कि मेरा खुद पर बस नहीं रहा। ये सुनकर वांग जी बोला, तो तुम वहाँ से भागे क्यों थे? कर वांग जी की ओर देखने लगा। उसने वांग जी के चेहरे को अपने हाथ से पकड़ा और प्यार से कैरेस करते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे गलत समझो या फिर तुम मुझसे कभी बात ना करो। वांग जी ने वे वुशियान को ये नहीं बताया कि उसका वो रेड रिबन उसी के पास है। वेंग बोला, वांग जी आई नो कि आज मैंने जो हरकत करी है उसके लिए तुम मुझे बहुत हेट करोगे, मुझसे बहुत नाराज़ होगे, लेकिन प्लीज़। ये कहते कहते वेंग ने अपना सर वांग जी के कंधे पर रख दिया। वांग जी को अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस हो रहे थे। तभी उसने वेंग को पकड़ा और सीधा बेड पर पुश कर दिया। वेंग ये देखकर चौंक गया, क्योंकि वांग जी तो अभी तक उसे खुद से दूर पुश कर रहा था ना। अचानक से उसे ऐसा क्या हुआ जो उसने वेंग को बेड पर पुश कर दिया? वांग जी वेंग के ऊपर था और उसने वेंग के दोनों हाथ ऊपर की तरफ पिन कर दिए। वेंग वांग जी को ऐसे देखकर बहुत शॉक्ड था। वांग जी की आंखों में एक नशा सा सवार था, एक पागलपन सा छाया हुआ था। उसकी सांसें हैवी हो रखी थी। वेंग ने कहा, वांग जी तुम्हें क्या हो गया है? ये सुनते ही वांग जी ने अपने हाथों की पकड़ को और मजबूत कर दिया। वेंग को हल्का हल्का पेन होने लगा था। वांग जी बोला, वे वुशियान तुम मुझे टच करते हो तो कुछ गलत नहीं है, और अगर मैंने तुम्हें टच कर दिया तो मुझे क्या हो गया है? तुम्हें नहीं पता कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है? वो कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है, पर जब भी तुम मेरे नज़दीक आते हो तो मेरा खुद पर से कंट्रोल नहीं रह पाता। दूसरी बात, वे वुशियान तुम इतने एनोइंग क्यों हो? क्यों हर बात पर तुम मुझे परेशान करते हो? क्यों हर बात पर तुम मेरे नज़दीक आते हो? तुम मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे नज़दीक आ रहा हूँ, जबकि तुम खुद देखो कि कौन किसके नज़दीक जा रहा है। मैं तुम्हें जितना दूर करता हूँ तुम मेरे उतना ही नज़दीक आते हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मकसद है मेरे करीब आने का, लेकिन ये जो फीलिंग और एहसास तुम मुझे दे रहे हो, मैं पागल सा हो रहा हूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। ये कहते कहते वांग जी वेंग के ऊपर लेट जाता है। वेंग शॉक्ड था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस कंडीशन में करे तो क्या करे। तभी उसे महसूस हुआ कि वांग जी की बॉडी हीटेड हो रही थी, उसके दिल की धड़कनें तेज़ थी। वेंग ने वांग जी से कहा, आई
आई एम सॉरी वांग जी, मेरा मकसद तुम्हें टीज़ करने का, परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे सीने पर जो चोट का निशान है वो किस वजह से हुआ है? क्या तुम्हें उसमें पेन होता है अभी भी? वांग जी पहले तो कुछ देर चुप रहा, फिर वो अचानक से वेंग के ऊपर से उठा और बोला, वे वुशियान, मुझे नहीं लगता है कि हम अभी इतना करीब हैं जो मैं तुमसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं। ये कहकर वो बेड से उठा और अपने कपड़े ठीक करने लगा। वेंग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार लान वांग जी को हो क्या गया है। वांग जी ने कहा, वे वुशियान, अगर अभी तुम बेटर फील कर रहे हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वेंग वांग जी से कुछ और कहना चाहता था, पर वांग जी अपना काम करने लगता है। वेंग को वांग जी का ये बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था, पर वो बिना कुछ बोले जिंगशी से चला गया। जब वेंग जिंगशी से जा रहा था, न जाने क्यों वांग जी के हार्ट में पेन सा हुआ। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वेंग वहाँ से जा रहा है। उसने तुरंत अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, वे वुशियान, जिस दिन से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो ना, उस दिन से तुमने मेरी लाइफ में तूफ़ान सा खड़ा कर दिया है। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या मकसद है तुम्हारा? सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।